नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्ताव पास। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण रोकने के लिए अध्यादेश को मंजूरी। अंत्योदय परिवार को 1 साल और मिलेंगे निःशुल्क सिलेंडर। बद्रीनाथ में चल रहे मास्टर प्लान के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों ने उठाई आवाज। सरकार के सामने रखी विस्थापन पर और मुआवजे की मांग। आंदोलन की भी दी चेतावनी। उत्तराखंड में 12 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। पहाड़ से मैदान तक बरसात ने बरपाया कहर। प्रदेश भर में कई सड़कें बंद। लोगों से एहतियात बरतने की अपील। देहरादून में नौकरी के नाम पर बड़ी ठगी। फर्जी कंपनी चलाकर पहाड़ के युवाओं को दिया जा रहा नौकरी का झांसा। उत्तराखंड एसटीएफ ने किया खुलासा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में 33 प्रस्ताव आए, जिन पर चर्चा के बाद मुहर लगी। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं धामी कैबिनेट में आखिर कौन से वो अहम फैसले लिए गए। उत्तराखंड भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न हो, इसके लिए अध्यादेश लाया गया है। कृषि और उद्यान विभाग में एक महानिदेशक के पद को स्वीकृति मिली है। पर्यटन विभाग के पुराने कार्यालय को पीपीई मोड पर 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। बिजनेस होटल चलेगा, जिसकी आय सरकार को प्राप्त होगी। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट पर एरो स्पोर्ट्स में गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। परिवहन विभाग में नियमावली में संशोधन किया गया है। विद्यालय शिक्षा विभाग में मृतक संवर्ग के पदों को भरने की अनुमति। 2034 पदों पर होगी नियुक्तियां। अंत्योदय कार्ड धारकों को इस साल भी 3 निःशुल्क सिलेंडर दिए जाने की योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। वित्त विभाग में कैश मैनेजर के 11 पदों को भरने की स्वीकृति मिली है। उत्तराखंड कोषागार नियमावली में भी संशोधन किया गया। पदोन्नति की प्रक्रिया को आसान किया गया है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी दी गई है। राजस्व विभाग के तहत भूमि खरीदने के लिए संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के तहत मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना को मंजूरी दी गई है। गंगा के किनारे अब प्राकृतिक खेती की जाएगी। नमामि गंगे योजना के तहत ये खेती होगी। 1950 हेक्टेयर में खेती की जाएगी। 60 टाउन को आवास विकास विभाग के तहत विकसित किया जाएगा। आईटीडीए में 36 की जगह 39 पद बढ़ाए गए हैं। उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई। दिसंबर में ये समिट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। इन्वेस्टर समिट के शुरुआत के लिए 25 से 30 हजार करोड़ इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा गया है। समिट समाप्ति तक 70 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली के द्वारा जिन ग्राम सभाओं को नगर निगम में शामिल किया गया था, उन पर अभी तक नगर निगम अपना स्वामित्व नहीं ले पाया है, जिसकी वजह से भू माफिया ऐसे जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम करने में लगे हैं। इसी का आरोप बीजेपी विधायक विनोद चमोली के द्वारा लगाया गया है। लेकिन इसे लेकर सरकार का आखिर क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी विधायक विनोद चमोली के द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्य सचिव को भी पत्र भेजकर ऐसी जमीनों की जांच की मांग की जो 15 से 20 साल के बीच खुर्द-बुर्द की गई। बीजेपी विधायक तो यहां तक कह रहे हैं कि यदि सरकारी भवनों के लिए उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में जगह लेनी होती है तो उसके लिए उन्हें जगह तक नहीं मिल पाती, लेकिन सरकारी जमीन खुर्द-बुर्द हो रही है। इसीलिए इसको लेकर गहराई में जाकर जांच किए जाने की आवश्यकता है, ताकि जमीन खुर्द-बुर्द ना हो सके। विधायक विनोद चमोली तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि जिन ग्राम सभाओं को नगर निगम में शामिल किया गया था, उन जमीनों को नगर निगम अभी तक अपने पास नहीं ले पाया है, जिसकी वजह से जमीन ज्यादा खुर्द-बुर्द हो रही है। वहीं ये स्थिति मात्र देहरादून नगर निगम की नहीं है। प्रदेश में जहां भी ग्राम सभा निकायों में शामिल है, लगभग सभी जगह यही स्थिति है, जिसको लेकर अपर सचिव शहरी विकास नवनीत पांडे का कहना है कि कई स्तर पर इसको लेकर जिम्मेदारियां अधिकारियों को दी गई है।
इसमें जिम्मेवारियां तय की गई हैं और जिलाधिकारियों के माध्यम से ये संकलन किया जा रहा है कि कहाँ कितनी शासकीय भूमि हमारे पास इस समय उपलब्ध है, क्योंकि अभिलेख राजस्व अभिलेख निकायों को उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, इसलिए अभी ये जानकारी जुटाई जा रही है और जैसे जैसे अतिक्रमण का जो है आइडेंटिफिकेशन होगा उस आधार पर हम लोग उनकी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। बीजेपी विधायक का मुद्दा उठाने के बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया है, जिसके बाद विपक्षी दल भी सरकार पर हमलावर है। तो वहीं बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी गंभीर हैं और प्रदेश में अतिक्रमण अभियान भी इसको लेकर चल रहा है। कोई कितना भी बड़ा भूमाफिया होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो मामला विधायक विनोद चमोली के द्वारा उठाया गया उसका संज्ञान मुख्यमंत्री लेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बड़े गंभीर हैं। जमीनों पे कब्जा नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो किसी स्तर का भी कोई माफिया हो और चाहे लैंडलॉर्ड हो, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं और ये ठीक नहीं है। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो आवाज़ जिन लोगों ने भी उठाई है वो किसी पक्ष को लेते हुए, किसी को शक को लेते हुए ये उन्होंने कहा होगा और मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी इसमें जरूर विचार करेंगे। बीजेपी विधायक विनोद चमोली के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्य सचिव से ऐसी जमीनों की जांच की मांग की जो 15 से 20 सालों के बीच खुर्द-बुर्द हुई है। तो वहीं ऐसे में देखना ये होगा कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में मामला आने के बाद ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ में चल रहे मास्टर प्लान के खिलाफ बद्रीनाथ के पुरोहितों ने आवाज उठाई है। पुरोहितों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो बद्रीनाथ के पुरोहित सहित हक हकूक काम नहीं करने देंगे। बद्रीनाथ में चल रहे मास्टर प्लान के कारण होने वाले विस्थापन और मुआवजे की मांग की है। पुरोहितों ने सरकार से अपनी 10 मांगे रखी है और आगे अगर यहाँ पर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन की भी चेतावनी दी है। अपनी मन मर्जी से ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रही है कि जो लोग प्रभावित भी नहीं थे उनको भी प्रभावित किया गया है और ऐसे 40 से 50 परिवार ऐसे हैं जो कि नदी के ढेर में समाने वाले हैं। बरसात का समय है, 40 मकानों पे करीब दरारें आ चुकी हैं, 8 से 10 मकान नदी में जा चुके हैं और कम से कम 40-50 मकानों पे और आने की संभावना है, क्योंकि बरसात का सीजन अभी शुरू हुआ है और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है और न ही गाबर कंपनी कोई इस पे ध्यान दे रही है। और अब एक नजर उत्तराखंड के मौसम पर। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में कई मुख्य मार्गों समेत कई रास्ते ठप पड़े हैं। नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी यहां पर दी है और अगले 2 दिन से 4 दिनों तक मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खास तौर पर 10 से 12 जुलाई को पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साथ ही लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा है। और मैं कहूँगा भी 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक की अगर बात करें, करीब करीब 7 से 8 दिन हो गए, तो इसमें अच्छी बारिश प्रदेश में रहने वाली है। और अभी देख ही रहे हैं कि 2-3 दिन से भी अच्छी बारिश मिल ही रही थी और आगे भी जो ये चीज़ें जो कंटिन्यू करने वाली है। और फिर इसमें जो इंटेंसिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो 9 तारीख से और भी इसमें बढ़ोतरी होगी। 10, 11, 12 की 13 की बात करें तो काफ़ी अच्छी रेंज जो है, वेरी हैवी रेंज जो है, मैं कहूँगा कि जो है कुछ जगहों तक में जो है 10 से लेकर 12 तक के बीच की बात करें तो कुछ जगहों तक में वेरी हैवी रेंज जो आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। और अभी भी जो देख रहे हैं कि वेरी हैवी रेंज जो आइसोलेटेड जो है कहीं कहीं पर जो है वो ऑलरेडी भी मिल ही रही है। पिछले 24 आवर्स में भी अच्छा रहा, मानसून की एक्टिविटी नॉर्मल रही है और हैवी रेंज हमको जो नैनीताल और यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर मिली है। वहीं नैनीताल जिले में हो रही बरसात की वजह से आम जनमानस पूरी तरीके से प्रभावित है। जिले में भूस्खलन की वजह से 23 सड़कें बंद है। इसके अलावा जिले की नदियां भी उफान पर है। गौला नदी के साथ ही सूर्यनाला और सूखी नदी में भी पानी का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। वहीं कुमाऊं को जोड़ने वाले NH काठगोदाम में गुलाब घाटी के पास भी लगातार मलबा गिर रहा है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। भी जनपद में लगातार अलग सभी स्थानों पर लगभग रुक रुक कर बरसात हो रही है। कभी हल्द्वानी में भी मॉर्निंग से काफ़ी तेज़ बरसात हो रही है। आज एक तो विद्यालयों की छुट्टी इसको के दृष्टिगत करी गई है। साथ ही जो हमारे सड़कें सब बराबर भूस्खलन इत्यादि के कारण या मलबा इत्यादि के कारण बंद हो रही हैं, उनको खोलने के लिए विभागों को तत्काल रिस्पांस करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें खैरना सबसे मेन थी जो थोड़ी देर तक बाधित रही थी, उसके बाद जो उसको खोल दिया गया है
वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में फोर्स तैनात की गई थी। गुलाब घाटी में बीच में पत्थर गिर रहे थे, वहाँ पे भी फोर्स लगाई गई और उसके बाद जेसीबी से उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो पानी भारी मात्रा में बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए लगातार अनाउंस किया जा रहा है और ऐसे लोग जो किनारे रहते हैं उनको अलग जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं पहाड़ों में हो रही लगातार बरसात से गौला नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, लिहाजा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पटरियों को गौला नदी के भू कटाव से खतरा पैदा हो गया है। पिछले साल भी गौला नदी से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया था और इस बार भी भू कटाव शुरू हो गया है, जिससे ट्रेनों के संचालन में भी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। वहीं एसडीएम मनीष कुमार ने भू कटाव क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए बताया कि रेलवे के अधिकारियों को भू कटाव संबंधी जानकारी तत्काल भेजी जा रही है। 2 दिन से देखिए बारिश हो रही है और आज की बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी घोषित किया हुआ है। अभी गोला में उतना पानी नहीं है, लेकिन हाँ कटाव जरूर इस तरफ को हो रहा है रेलवे ट्रैक को। पिछले साल भी इसका कटाव हुआ था, तो जो लास्ट वाली रेलवे ट्रैक है उसमें संचालन में दिक्कत आ गई थी। इस बार पुनः कटान हो रहा है और कटान आगे बढ़ने की भी संभावना है, तो इसमें रेलवे को निर्देशित किया जाएगा कि सुरक्षा व्यवस्था पूर्व से ही कर लें। और इसके अतिरिक्त रेलवे में गोला में कटान के लिए जो संबंधित विभाग है, वन विभाग और सिंचाई विभाग, इनको भी निर्देश दिए जाएंगे। रुड़की में बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कावड़ सेवा शिविर का सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उद्घाटन किया। इस दौरान हरिद्वार सांसद निशंक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जगह जगह अपने शिविर लगाकर शिव भक्त कावड़ियों की सेवा में लगातार कार्य कर रही है। शिव भक्तों की सेवा और व्यवस्थाओं में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। सौभाग्य है, हम देवभूमि के लोग हैं और ये सौभाग्य हमको मिला है कि पूरे देश में पूरी दुनिया के लोग इस धरती पर आते हैं और उनकी सेवा का हमको अवसर मिलता है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता कांवड़ सेवा में जुटे हुए हैं। आज मैंने अनेक जगह वहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष जी ने, सभी जिला पंचायत सदस्यों ने वहाँ एक भंडारा आयोजित किया है। हम जिस जगह पर रहते हैं ये सौभाग्यशाली है कि हम लोगों को अवसर मिल रहा है भोले भक्तों का सेवा करने का। वो भंडारे के माध्यम से ओम नमः शिवाय सेवा मंडल द्वारा ये भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसके अंदर मेडिकल कैंप का भी कल से आयोजन किया जाएगा। अगर आपको भी नौकरी के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि उत्तराखंड एसटीएफ ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो युवाओं को नौकरी का लालच देकर उनसे पैसे ऐंठने का काम करता था और अब तक अपनी इस चाल से करोड़ों रुपए उसने ऐंठे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नौकरी देने के नाम पर बड़ी ठगी, रोजगार के नाम पर ऐंठे करोड़ों रुपए, युवाओं को दिया जा रहा नौकरी का लालच। एसटीएफ ने गिरोह का किया पर्दाफाश, लेकिन हो जाइए सतर्क, कहीं आप ना हो जाएं शिकार। नौकरी के नाम पर हजारों रुपए सैलरी देने का यदि आपको भी लालच दिया जाता है तो सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि ठगों का एक बड़ा गिरोह युवाओं को ठगने का काम कर रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से भोले भाले युवक युवतियों को फंसाने का काम करते आ रहे थे और नौकरी देने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूला करते थे। दरअसल यूथ पावर विजन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी चल रही है जो देहरादून के तुनवाला रायपुर में है। एसटीएफ की ओर से 3 निदेशक सहित 10 के खिलाफ रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कंपनी के निदेशक मुनीश कुमार, मुकेश कुमार और कुश कुमार है, जिनका कार्यालय मनी माशरा चंडीगढ़ में है, जो कि इस फर्जी कंपनी को संचालित कर रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्होंने युवाओं से अब तक 1 करोड़ से अधिक की ठगी की है। देखिए, कुछ दिनों पूर्व एसटीएफ को सूचना मिली थी कि रायपुर थाना क्षेत्र में कुछ 1-2 सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर कि जो युवक युवतियां हैं इनको नौकरी के नाम पर बुलाया जा रहा है और वहां पर उनसे 50 से 60 हज़ार रुपये जमा कराकर और अन्य लोगों को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इस प्रकार से धोखाधड़ी की जा रही है। तो इस पर एसटीएफ की टीम द्वारा कल दोनों सेंटर्स पर रेड की गई थी और वहाँ से जानकारी में जो आया है कि एक मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप का फ्रॉड चल रहा था, जिसमें कि लोगों को ये कॉल करके नौकरी के नाम पर बुलाते हैं और वहाँ पर इनको बिज़नेस करने के लिए कुछ पैसा इनसे 50 से 60 हज़ार रुपये जमा कराते हैं और उसके एवज में इनको बोलते हैं कि अन्य लोगों को अपने नीचे जोड़ो, जिसका जितने लोग जोड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग इनको रिटर्न मिलेगा। तो इसमें इनका कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज ये लोग नहीं दे रहे थे
और एक प्रकार का ये फ्रॉड चल रहा था। तो इस संबंध में थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया। जानकारी के मुताबिक कंपनी की तरफ से पहले नौकरी देने के नाम पर युवक युवतियों को बुलाया जाता है। पहले 4 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने वाले लोग बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। नौकरी के बजाय बिजनेस करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कंपनी 18,000 रुपए वेतन देने की बात कहती है। उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए पहली बार 38,000 रुपए देने के लिए कहा जाता है और दूसरी बार 51,000 रुपए मांगे जाते हैं। बता दें कि अब एसटीएफ द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। फर्जी कंपनी चलाने वाले लोगों की धरपकड़ जारी है, लेकिन ऐसे में युवाओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में खास तौर पर ठग पहाड़ के भोले भाले युवक युवतियों को शिकार बना रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि इस गिरोह की चेन और कहां तक जुड़ी है। देहरादून में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक सगा पिता अपनी नाबालिग बेटी के साथ पिछले 8-9 सालों से शारीरिक संबंध बनाता आ रहा था। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां नाबालिग की मां ने अपने पति के ही खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। ये जो है बादनी है, उनके द्वारा एक कंप्लेंट दी गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनका पति उनकी नाबालिग बेटी के साथ जो है शोषण करता आ रहा था। पिछले 8-9 साल से लगातार शोषण किया जा रहा था और इस संबंध में जब उसकी बेटी द्वारा उनको ये बताया गया तो इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें जो है पॉक्सो की विभिन्न जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दिनेशपुर से सिडकुल मार्ग स्थित उत्तरांचल बायोटेक कंपनी में महिला मजदूरों को पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिला मजदूरों ने भारी बारिश में गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया और प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की। महिला मजदूरों का कहना है कि वो अपने परिवारों को छोड़कर लगभग 8 घंटे फैक्ट्री में ड्यूटी करती हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से उन्हें सैलरी नहीं दी गई, जिस वजह से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हुआ है। सर, हमें 2-3 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है। हम लोग अंदर एचआर से बात करते हैं तो बोलते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, और कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं तो बोलते हैं अपने एचआर से बात करो या जीएम सर से बात करो। तो हम लोग 2-3 बार ऐसे हड़ताल कर चुके हैं, अंदर भी भीग चुके हैं कल परसों। उसके बाद हमें दिलासा दिया गया है कि हम 1-2 दिन में सैलरी देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सैलरी नहीं दिया गया। 3 महीने से दिया जा रहा है। सैलरी देने का तो फिक्स टाइम कोई है ही नहीं। 3 मंथ से हम लोग सैलरी का वेट कर रहे हैं। हम लोगों ने प्यार से बात करी है अंदर, फिर भी नहीं मिली है। हम ये चीज़ तो करते ही नहीं बिल्कुल भी। हमें 2-3 दिनों से दिलासा दी जा रही है कि 5 को देंगे, 6 को देंगे, 8 को देंगे, पर ये लोग नहीं दे रहे। डायरेक्ट उन्होंने बोला है कि तुम्हें जो करना है करो, तुम लोग अपना एक्शन लो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्ताव पास। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण रोकने के लिए अध्यादेश को मंजूरी। अंत्योदय परिवार को 1 साल और मिलेंगे निःशुल्क सिलेंडर। बद्रीनाथ में चल रहे मास्टर प्लान के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों ने उठाई आवाज। सरकार के सामने रखी विस्थापन पर और मुआवजे की मांग। आंदोलन की भी दी चेतावनी। उत्तराखंड में 12 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। पहाड़ से मैदान तक बरसात ने बरपाया कहर। प्रदेश भर में कई सड़कें बंद। लोगों से एहतियात बरतने की अपील। देहरादून में नौकरी के नाम पर बड़ी ठगी। फर्जी कंपनी चलाकर पहाड़ के युवाओं को दिया जा रहा नौकरी का झांसा। उत्तराखंड एसटीएफ ने किया खुलासा।